हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा और आप जो है पढ़ रहे थे बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। तो आपको याद होगा जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने के बाद मैंने उसका एक टेबल बनाया था कि इम्यूनिटी जो होती है उसमें 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। फिर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम किससे बनता है, सेकेंड लाइन किससे बनता है और थर्ड लाइन किससे बनता है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट और सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम जो होता है वो डेवलप हो जाता है बिफोर द बर्थ, यानी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, एंड दैट इज कॉल्ड द इन्नेट इम्यूनिटी। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम जो होता है उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी से बनता है, तो यानी आफ्टर द बर्थ। तो हम लोग अब उसी चार्ट को ही इलॉबरेटिव फॉर्म में पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे लेक्चर, समझ में आए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बेटा, तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग पढ़ाता हूँ आपको इन्नेट इम्यूनिटी की, कि इन्नेट इम्यूनिटी होती क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज डेवलप बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी की डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग कि दिस इम्यूनिटी डेवलप, लिखते रहिए साथ साथ, देखिए लिखना जरूरी रहता है बेटा, है ना। तो दिस इम्यूनिटी develops before the birth, that is during embryonic stage, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी कब डेवलप हो जाती है बेटा, बिफोर द बर्थ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। और आप ये बताओ कि क्या इस इम्यूनिटी के टाइम पे कोई पैथोजन बच्चे के अंदर जा रहा है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जब बच्चा मम्मी के पेट में रहता है यानी यूट्रस में रहता है, तो मदर और बेबी के बीच में एक बैरियर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेजेंटल बैरियर, ठीक है। तो प्लेजेंटा क्या काम करता है, वो किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को अंदर आने से रोकता है। तो इसका मतलब बच्चे के अंदर इन जनरल अगर देखा जाए तो कोई भी इंफेक्शन नहीं पहुंचता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसका मतलब माँ का जो यूट्रस होता है ना, वो बच्चे के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस होता है, ठीक है, ताकि बच्चा उसमें अच्छे से डेवलप हो पाए। और 9 मंथ तक वो पूरा अच्छे से डेवलप हो जाता है। और उस टाइम पे मम्मी जो होती है वो अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाती है जो कि बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं। तो उसमें एक एंटीबॉडी होता है आईजीजी, जिसको मैं आगे इसी में पढ़ाऊंगा, इसी लेक्चर में ही, ठीक है, एंटीबॉडी में, ठीक। तो बेटा अब इन्नेट इम्यूनिटी, तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए नहीं होती है, इसीलिए इसको हम लोग नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं या फिर अनकंडीशनल भी, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन तो क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। तो यही बात मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक और अनकंडीशनल इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती क्योंकि बच्चा मम्मी के पेट में है, ठीक है। अनकंडीशनल इम्यूनिटी, ठीक है बेटा, इम्यूनिटी, ठीक। साथ साथ लिखते जाइएगा आप लोग मेरे, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गई इतनी बात इन्नेट इम्यूनिटी की कि कब डेवलप होती है और इसको क्या क्या कह सकते हैं। अब बेटा हम लोग आते हैं इसके पास जो है कि ये कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो इसके टाइप देखते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप, और आपको मैंने ये बताया था पहले भी, ठीक है। फॉलोइंग टाइप में नंबर 1 कौन सा था, फिजिकल बैरियर। नंबर 1 है फिजिकल बैरियर, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यानी जो चीज आपको दिखाई दे। फिजिकल का मतलब क्या होता है, जो चीज आपको दिखाई दे, है ना। तो ऐसा बैरियर, ऐसी कोई रोकथाम वाला तरीका जिसमें जो है वो चीज दिखाई दे आपको। जैसे एग्जांपल देते हैं कि आपकी बॉडी, तो आपकी पूरी जो स्किन है वो सब जो वो क्या काम करती है, एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है। और जो नोज है, नोज का ट्रैक, ओरल ट्रैक और वेजाइनल ट्रैक, ठीक है, ये भी फिजिकल बैरियर में ही आते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी पूरा एक किला है और किले की दीवारें जो हैं वो हमारी स्किन है, और किले के दरवाजे ये 3 ओपनिंग्स हैं। कौन कौन सी, एक ओरल ट्रैक, एक नेजल ट्रैक और एक वेजाइनल ट्रैक,
ठीक है। तो ये तीन रास्ते जो हैं ये किले के दरवाजे हैं। तो आप देखिए अगर किले की कहीं दीवार टूट जाएगी तो क्या होगा, वहां पर कोई भी जो पैथोजन यानी एनमी होगा वो बाहर से ही झांक लेगा कि अंदर कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी कितनी टाइट है। ठीक है। इसी तरह अगर हमारी स्किन टूट जाती है, स्किन फट जाती है, तो क्या होता है, कोई भी पैथोजन इजिली एंटर कर जाता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक लगा लेते हैं, जैसे सुफ्रामाइसिन हुआ, जैसे बीटाडिन हुआ। ठीक है। ये एंटीसेप्टिक लगा लेते हैं। तो एंटीसेप्टिक क्या कभी भी चोट को ठीक करती है? तो आंसर होगा नहीं। एंटीसेप्टिक जस्ट लाइक अ पोस्टर, जैसे मान लीजिए किले की दीवार टूट गई है तो उस पर पोस्टर लगा दिया, तो पोस्टर लगा देंगे तो कोई भी पैथोजन जो बाहर का एनिमी वो किले के अंदर नहीं झांक पाएगा। ऐसे ही जब हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं तो एक पोस्टर की तरह काम करता है। दैट मीन्स वो बाहर के पैथोजन को अंदर एंट्री करने से रोकता है। ठीक है। इंजरी अपने आप से फिलअप होती है, ठीक, लेकिन एंटीसेप्टिक का काम होता है किसी भी पैथोजन की एंट्री को अंदर आने से रोकना। ठीक है। तो एंटीसेप्टिक जस्ट लाइक अ पोस्टर, कि दीवार बनी नहीं है, दीवार अपने आप से जो कारीगर है वो बना रहे, समझ लीजिए किले की दीवार, लेकिन बाहर से किसी को ना पता लगे इसलिए हमने क्या कर दिया, वहां पर पोस्टर लगा दिया। अब आते हैं दरवाजे पर। तो दरवाजे तीन, कौन कौन से, एक ओरल ट्रैक, जो अगर हम लोग फूड खा रहे हैं कंटामिनेटेड तो उसके थ्रू पैथोजन अंदर जा सकता है। एक नेजल ट्रैक, जिस जो जो कंटामिनेटेड एयर है उसके थ्रू जा सकता है पैथोजन अंदर। और एक वेजाइनल ट्रैक यानी सेक्सुअल एक्ट के थ्रू। ठीक है। तो अब ये तीनों ही तरीके, मतलब तीनों जगहों से कोई भी पैथोजन एंटर कर सकता है। तो यहाँ पे भी बैरियर्स होते हैं, और वो बैरियर्स क्या होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो वेजाइनल ट्रैक की म्यूकस मेम्ब्रेन, ओरल ट्रैक की म्यूकस मेम्ब्रेन और नेजल ट्रैक की म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी एक्ट करती है एज अ बैरियर। कैसा बैरियर, फिजिकल बैरियर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फिजिकल बैरियर को देख रहे हैं। तो फिजिकल बैरियर प्रेजेंट, पॉजिटिव एंटी मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट एक्सटर्नल साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, एक्सटर्नल साइड ऑफ बॉडी। दूसरा पॉइंट, ये बना किससे होता है, ये होता है दो, एक होता है स्किन और एक होता है म्यूकस एपिथेलियल ट्रैक, ट्रैक। ठीक है। ये कौन कौन से हैं, लाइक नंबर वन नेजल ट्रैक, नंबर टू ओरल ट्रैक, और नंबर थ्री वेजाइनल ट्रैक। ठीक बेटा। तो ये किससे रिलेटेड बात होगी, और स्किन हो गई। ठीक है। तो ये बना लिया फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर यही होते हैं तीनों। इसमें अगर देखें तो मेन बैरियर कौन है बेटा, वो है स्किन, मेन बैरियर, मेन फिजिकल बैरियर। ठीक है। इतनी बात नोट डाउन करो, फिर मैं सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर बताता हूँ आपको। तो अब मान लीजिए कि आपका जो मतलब कोई पैथोजन जो है वो फिजिकल बैरियर से बच के चला जाता है, यानी वो स्किन के थ्रू या तो एंटर कर जाए, या ओरल ट्रैक म्यूकस मतलब माउथ ओरल ट्रैक के थ्रू, नेजल ट्रैक के थ्रू, या वेजाइनल ट्रैक के थ्रू। अगर वो एंटर कर जाता है बेटा, तो फिर वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा हमारे दूसरे बैरियर के पास, यानी हमारा दूसरा बैरियर उसको रोकेगा। और उस दूसरे बैरियर का नाम क्या होता है बेटा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या नाम होता है, सेकेंड बैरियर इज नोन एज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है बेटा, तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी की खुद की एक वर्किंग, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है। तो बॉडी का एक जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। तो अब ये जैसे ओरल ट्रैक में पहुंचा तो ओरल ट्रैक में क्या होगा, सलाइवा होगा। अगर नेजल ट्रैक में पहुंचा तो वहां म्यूकस होगा। और अगर वो ओरल ट्रैक के थ्रू स्टमक में पहुंच गया तो वहां एसिड होगा। तो ये सब जितने भी हैं, टीयर, सलाइवा, एसिड ऑफ स्टमक, म्यूकस ऑफ द नेजल ट्रैक, ये सब कैसा एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर इट इज formed by normal functioning of body, normal functioning of body, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन को फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो इसके बाद लाइक इसमें एग्जांपल क्या हो गया, नंबर वन ये हो गया सलाइवा इन ओरल कैविटी। ठीक है। ये सब कैसा एक्ट करेंगे बेटा, फिजियोलॉजिकल बैरियर की। नंबर टू टीयर्स
इन आई, नंबर 3 म्यूकस में म्यूकस इन नोज या नेजल ट्रैक, ठीक है। और इनसे ही बच जाएगा सबसे, तो वो कहाँ पहुंचेगा, एसिड ऑफ स्टमक, ठीक। तो ये सारा कैसा एक्ट करते हैं बेटा, ये एक्ट करते हैं एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिर हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर में आगे बात आपको सबको, ठीक। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर के बाद अब आते हैं हम लोग सेलुलर बैरियर पे। तो सेलुलर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है सेलुलर बैरियर, ठीक है, कि सेल के थ्रू बनने वाला, ठीक। तो सेलुलर बैरियर बेटा क्या होते हैं उसको देख लेते हैं, सेलुलर बैरियर को देखते हैं, ठीक है। तो नंबर 3 सेलुलर बैरियर, ठीक। सेलुलर बैरियर कौन बनाता है, तो सेलुलर बैरियर जो होती है वो खूब सारी डब्ल्यूबीसीज बनाती हैं। इसी को हम लोग या एनसीईआरटी में लिखते हैं क्या, पीएमएनएल। तो इसको पहले मैं इतनी बात लिख देता हूं, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज। और डब्ल्यूबीसीज को क्या बोलते हैं हम लोग, लिम्फोसाइट्स। क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये कैसे कलर की होती है, व्हाइट कलर की, ठीक है, कलरलेस होती है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात आते हैं, तो ये फॉर्म किससे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। अगर आपने ध्यान दिया हो डब्ल्यूबीसी में, तो सभी के न्यूक्लियस क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे एल्ट्रोफिल का बाइलोब्ड होता है, बेसोफिल का ट्राइलोब्ड होता है, न्यूट्रोफिल का मल्टीलोब्ड होता है, ठीक है। और फिर किडनी से फिर स्फेरिकल शेप्ड मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का, ठीक है। तो कुल मिलाकर इन सबके न्यूक्लियस क्या अलग अलग, तो इसीलिए इस डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते थे, पीएमएनएल, ठीक है। तो दिस बैरियर फॉर्म बाय पीएमएनएल, this barrier formed by PMNL यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो लिम्फोसाइट, ठीक है। तो क्यों बोला पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो लिम्फोसाइट, क्योंकि पॉली का मतलब बहुत सारे, मॉर्फो मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर वाले, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियो, है ना, और लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। तो इसमें खूब सारी अलग अलग न्यूक्लियस वाली डब्ल्यूबीसी परफॉर्म करती हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो लिम्फोसाइट, ठीक। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, बेसिकली मेन कौन से आते हैं, तो इन दिस बैरियर, इन दिस बैरियर मेनली मोनोसाइट। मोनोसाइट आप लोग जानते ही होंगे कि मोनोसाइट जो होता है वो एक प्रकार का कैसा, वो आपको पढ़ाया भी गया था, ये मैक्रोफेजिक सेल्स होती है। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दो ही होती है मैक्रोफेज, और ये बड़ी मतलब ये फेगोसिटिक नेचर की होती हैं, और यही क्या बनाती है, मैक्रोफेज को बनाती है, मोनोसाइट ही, ठीक है। तो और साथ साथ नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, एनके सेल, ठीक है, एनके सेल। तो ये सब मिलके क्या बनाती है बेटा, सेलुलर बैरियर। अब ये जो चीजें हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, ब्लड में। तो दिस बैरियर प्रेजेंट इन ब्लड, इसका मतलब जो पैथोजन था उसने स्किन को धोखा दिया, फिर ओरल ट्रैक या नेजल ट्रैक या वेजाइनल ट्रैक को धोखा दिया, फिर उसके बाद एसिड ऑफ स्टमक, टीएस, सलाइवा को धोखा दिया। उसके बाद वो कहाँ पहुंच गया, ब्लड में, और ब्लड से पहुंचेगा सेल में किसी दूसरी। तो जब ब्लड में पहुंचता है तो ब्लड में हमारे ये जो सेलुलर बैरियर होते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस बैरियर प्रेजेंट इन ब्लड, प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है। इतनी बात नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम एक लाइन इसकी और है उसको भी लिखवा देंगे। हाँ, तो इतनी बात लिख ली बेटा आपने। अब आ गई उसी सेलुलर बैरियर के, कि सेलुलर बैरियर जो है वो कौन बनाएगा, वो मैक्रोफेज भी उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो सेलुलर बैरियर इंक्लूड्स मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज बेटा क्या होती है, मैक्रोफेज मॉडिफाइड, पहला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ये मॉडिफाइड क्या है, मॉडिफाइड मोनोसाइट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये लार्जेस्ट
WBC होती है। फिर तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, फेगोसिटिक नेचर की होती है। ठीक है, फेगोसिटिक इन नेचर। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, ये कहाँ पाई जाती है, टिश्यूज में, प्रेजेंट इन टिश्यूज। ठीक है, काम क्या होता है मैक्रोफेज का, ये डिस्ट्रॉय करती हैं और सेल डिब्रिस वगैरह को या फॉरेन बॉडी को इनगल्फ। इट फेगोसाइट और इनगल्फ फॉरेन बॉडी कॉमा पैथोजन एंड सेल डेब्रिस, यानी टूटी फूटी सेल्स। ठीक है, यानी गंदगी साफ करने का काम करते हैं एक प्रकार से। तो ये तो हो गया सेलर बैरियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कौन से, साइटोकाइन बैरियर पे। तो चौथा क्या हो गया बेटा, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, इसको देख लेते हैं साइटोकाइन बैरियर को। साइटोकाइन बैरियर जो होता है वो कौन बनाता है बेटा, तो ये बनता है किससे, अल्फा इंटरफेरॉन में। तो इट इज फॉर्म्ड बाय अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, अल्फा INF। ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन। फिर अल्फा इंटरफेरॉन होता क्या बेटा, तो अल्फा इंटरफेरॉन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो अल्फा INF is a type of protein secreted by virus infected cell। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल, फुल स्टॉप। ठीक, फिर उसके बाद ये कैसे रोकता है, ये कैसे प्रोडक्ट करता है आसपास की नेबरिंग सेल को, तो ये एक प्रकार के मैकेनिज्म है जिसको भी मैं समझाता हूँ, पहले इतनी बात नोट डाउन कर लो। कैसे काम करता है इसको समझते हैं, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है, सेल का ग्रुप है, मान लीजिए ये एक सेल हो गई, ठीक, ये एक सेल हो गई, ठीक है, ये एक सेल हो गई, ये सारी सेल हैं, इनमें से किसी एक के पास वायरस आ जाता है। अब इसको कहानी के रूप में भी समझाएंगे आपको। मान लीजिए यहाँ पे ये वायरस आ जाता है, तो वायरस का नेचर क्या होता है बेटा, वायरस अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आता है, वायरस के अपने जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA को ही इंजेक्ट करता है। ठीक है, वो अपने साथ कुछ लेके नहीं आता है। तो जब वो किसी भी हेल्दी सेल के अंदर घुस जाता है, तो अंदर क्या उसका जाता है, केवल जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA। फिर वो क्या करता है, अपने DNA या RNA को जो भी इन्फेक्टेड सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो DNA रहेगा उसके साथ जोड़ देगा। ठीक है, और जोड़ने के बाद उनसे, यानी न्यूक्लियस में देखिए, पहले तो सेल में गया और सेल के ही DNA से अपने DNA को जोड़ दिया, फिर ऐसे प्रोटीन का या एंजाइम का फॉर्मेशन कराने लगा जो वायरस की ग्रोथ के लिए और वायरस की मल्टीप्लिकेशन के लिए हेल्प करता है। इसका मतलब वो अपने लिए कुछ खाना पीना नहीं लेके आया था, वो सेल में घुसता है, सेल से खाना भी लेता है, सेल के अंदर मल्टीप्लाई भी करता है और फिर सेल को डैमेज करके डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल जाता है। तो जब ये काम कर रहा होता है तो ये अपने नंबर को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई जब कर लेता है और जब ये पूरी सेल खत्म हो जाएगी तो ये क्या काम करेगा, किसी दूसरी जो पास की नेबरिंग सेल्स होंगी उन पे अटैक करेगा। ठीक, ये तो एक जनरल तरीका है वायरस का, ये मैं आपको HIV एड्स में फिर से बताऊंगा। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, कि जैसे ही कोई वायरस किसी सेल के अंदर इन्फेक्ट करता है उसको, तो वो जो इन्फेक्टेड सेल होती है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गई, है ना, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गई। ठीक, और ये हेल्दी नेबरिंग सेल्स हो गई, हेल्दी नेबरिंग सेल्स। ठीक है, तो होता क्या है, ये वायरस जो होता है इस सेल को डिस्ट्रॉय करके यहाँ घुसता है, किसमें, हेल्दी नेबरिंग सेल। अच्छा सॉरी, मैं आपको वायरस वाली कहानी नहीं बताने आ रहा था, मैं आपको बताने आ रहा था कुछ और। तो ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है ये निकालती है अल्फा इंटरफेरॉन, और ये अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है वो हेल्दी नेबरिंग सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, और करता क्या है फिर अल्फा इंटरफेरॉन,
अल्फा इंटरफेरॉन हेल्दी नेबरिंग सेल के अंदर एंटर करके इनके न्यूक्लियस में जाता है, क्योंकि प्रोटीन है ये भी, है ना, और ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन बंद करवा देता है जो वायरस की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो। समझे? तो अल्फा इंटरफेरॉन क्या काम करता है? हेल्दी नेबरिंग सेल्स, ये हमारे लिए काम की चीज है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम कभी भी वायरस को मार नहीं सकते, है ना, मतलब किसी दवा के द्वारा। हमारी बॉडी खुद से वायरस को मारती, तो कैसे मारती है वही तरीका बता रहे हैं आपको। और होता क्या है, जब भी वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो एक प्रोटीन को रिलीज करती है जिसका नाम है अल्फा इंटरफेरॉन। ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन क्या काम करता है? आसपास की हेल्दी नेबरिंग सेल में चला जाता है और ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन बंद करवा देता है जो वायरस के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी वायरस के इन्फेक्शन के लिए या वायरस की ग्रोथ के लिए या वायरस के मल्टीप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब वायरस इस सेल को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा तो इन सेल्स में जाएगा, लेकिन जब इन सेल्स में पहुंचेगा बेटा तो वहां पे वो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाएगा। क्यों नहीं कॉज कर पाएगा? क्योंकि इनके पास पहले ही अल्फा इंटरफेरॉन ने ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन बंद करवा दिया था जो वायरस की ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन कराए। तो वायरस चला तो जाएगा लेकिन यहाँ ग्रोथ कर पाएगा और ना ही मल्टीप्लाई कर पाएगा। ठीक है, और फिर 10-20 हजार वायरस हमारी बॉडी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर हमारी बॉडी की जो वो मैक्रोफेजेस होते हैं वो सब क्या करते हैं, जो 10-20 हजार, क्योंकि अब वायरस मल्टीप्लाई तो कर नहीं पा रहा है, तो उन 10-20 हजार वायरस को खा डालते हैं। ठीक है, समझ में आई बात आपको? तो ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है। अब ये अल्फा इंटरफेरॉन किस मेथड के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन बंद करवाता है? किसमें? हेल्दी नेबरिंग सेल में। तो वो जो मेथड होता है उसको हम लोग कौन सा? आरएनए इंटरफेरेंस मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड होता है बेटा? आरएनए इंटरफेरेंस मेथड। इस पूरे मेथड की डिटेल जो है ना, मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में बताऊंगा। ठीक है, आईआरएनए इसको बोलते हैं, आईआरएनए मेथड। अल्फा आरएनए मतलब आरएनए हो गया, आई मतलब इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस मेथड के थ्रू जो अल्फा इंटरफेरॉन होता है वो वायरस के मल्टीप्लिकेशन को स्लो डाउन कर देता है। किसमें? हेल्दी सेल्स में। समझ में आ रही बात? अब इसको एक कहानी की तरह समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई भिखारी का जोड़ा आया, मतलब भिखारी जिनके पास कुछ नहीं था, ना कपड़े ना खाने की चीज ना कुछ, हस्बैंड वाइफ आए, वो मान लीजिए एक वायरस है पूरे। ठीक है, वायरस से कंपेयर करिए उसको। वो आए आपके घर के अंदर एंटर किए। ठीक है, घर के अंदर एंटर किए तो जैसे हर एक घर के अंदर एक हेड होता है ना, बॉस। ठीक है, जैसे हमारी सेल में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है, डीएनए बॉस होता है, वो सब चीज को कंट्रोल करता है। ऐसे ही हर एक घर के अंदर भी एक बॉस होता है। तो मान लीजिए वो जो भिखारी आए, है ना, वो भिखारी का जो जोड़ा कपल आया वो आपके दादाजी जो हेड ऑफ द फैमिली थे उनके ऊपर कब्जा पा लेता है, उनकी खूब सेवा करता है, नाटक करके सेवा करता है और उनसे जान लेता है कि कहाँ कहाँ पे पैसे रखे हैं उन्होंने छिपा कर। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो सब जान लेता है, खूब उनकी सेवा करता है। अच्छा, जब सेवा कर रहा होता तो मम्मी जो तुम्हारी थी वो थोड़ी सी समझदार थी। उन्होंने कहा कि ये लोग ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो क्या करती हैं, वो तुमको, यानी तुम हो गए अल्फा इंटरफेरॉन। ठीक है, और मम्मी हो गई वायरस इन्फेक्टेड सेल की एक पर्सन। ठीक है, तो मम्मी क्या करती हैं, अल्फा इंटरफेरॉन को बनाती हैं और उसको रिलीज कर देती हैं, यानी तुमको वो अपने घर से बाहर कर देंगी और कहेंगी आसपास की कॉलोनी के जो घर हैं वहां जाके बता दो कि अगर कोई भिखारी का जोड़ा आए तो उनको पहली बात तो घर में नहीं घुसने देना है, और घर में घुस जाए तो वो उनको हेड ऑफ द फैमिली से नहीं मिलाना है। ठीक है, ये बात तुमको कह के उन्होंने घर से बाहर कर दिया जब वहां इन्फेक्शन चल रहा था। अब वो भिखारी क्या करता है, वो दादाजी की माइंड पे कंट्रोल पा लेता है, सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेता है और फिर तुम्हारे घर का खाना खाता है, फिर अपने बच्चों के नंबर खूब बढ़ा लेता है। इतने ज्यादा बढ़ा लेता है कि जो फैमिली मेंबर है उनको खाना पीना कुछ नहीं मिलता, अल्टीमेटली पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब उनको लगता है कि उस घर में अब कुछ नहीं बचा है खाने के लिए, उनके फायदे के लिए कुछ नहीं बचा, तो वो अपने बच्चों के साथ, यानी 10-20 बच्चे जो भी उनके हो गए, उन बच्चों के साथ वो उस घर को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और हर एक जो बच्चा रहेगा वो एक कपल के फॉर्म में नेबरिंग सेल्स के पास पहुंच गया। ठीक है, अब क्योंकि मम्मी ने तुमको पहले भेज दिया था, यानी अल्फा इंटरफेरॉन को, तो जैसे ही वो कपल दूसरे पड़ोसी के घर के पास पहुंचा तो या तो उस कपल को घर में आने नहीं दिया गया, और मान लीजिए वायरस अंदर घुस भी जाता है तो जैसे कपल अंदर मान लीजिए घुस भी गया तो फिर उनको मल्टीप्लाई करने वाले जो प्रोटीन है, यानी जो दादाजी थे जो जिनके ऊपर कंट्रोल करके उन्होंने सारा पैसा ऐंठा था, तो वो उनको ना मिले। ठीक है, तो अल्फा इंटरफेरॉन कुछ इसी तरह काम करता है और इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस मेथड।
आई होप कि आपको ये पूरा पोर्शन अच्छे से समझ में आया होगा। और ये हम लोग ने क्या कंप्लीट कर लिया बेटा, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम यानी इनेट इम्यूनिटी को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और या इसी से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है।